हेलो एवरीवन, माय नेम इज बंधन पटेल। फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन खत्म कर दिया और लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मेथड को पढ़ा कि भाई हमारे पास अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को सॉल्व आउट करके हम वैल्यूज ऑफ जीरो कैसे ढूंढते हैं, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स कैसे ढूंढते हैं। हमने अलग अलग प्रकार के मिसलेनियस एग्जांपल्स भी उसके अंदर पढ़े और तब मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था कि लीनियर इक्वेशन के जैसा ही एक इक्वेशन और आपको पढ़ना है, एक चैप्टर पूरा और पढ़ना है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? जो चैप्टर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पहली एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। ध्यान रखना अच्छी तरीके से जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन को दिमाग में रखेंगे। बच्चे इस दोनों चैप्टर में एक साथ जब सम गिनने, एक जैसे कि कोई सम उनके सामने आया तो वो देखते हैं तो उनको ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है कि ये लीनियर का सम है या क्वाड्रेटिक का सम है। क्लियर? तो आप लोगों को उस चीज पे खास ध्यान देना है कि मैं जिस तरीके से आपको बताता हूं, लाइक हमको ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, तो वो वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको किस तरीके से सॉल्व आउट करना है और किस तरीके से हमें लीनियर के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किस तरीके से क्वाड्रेटिक के। क्लियर? ध्यान रखिएगा, खास जो डिफरेंस दोनों के बीच का मैं समझाऊंगा वो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। मैंने आपको लीनियर के अंदर एक्चुअल में पढ़ा ही दिया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस व्हाट? ऐसा इक्वेशन जिसका पावर क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो 2, और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ax² + bx + c = 0। एक्चुअल में ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हमें क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें एक ही वेरिएबल को लेके पढ़ना है, क्योंकि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस को ढूंढेंगे, यानी कि जब उसकी x की वैल्यू को जब हम ढूंढेंगे, याद रखना क्या, जब हम उसकी x की वैल्यू को ढूंढेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ax² bx + c, उसमें जो अकेला, जो आपके पास सिर्फ एक अकेला x है, वो x उसको हम ढूंढ लेंगे तो हम उसको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहेंगे। रूट मींस व्हाट? जैसे हमने लीनियर में और पॉलिनोमियल में क्या कहा था, वैल्यू ऑफ x मींस व्हाट? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे ही यहाँ पे वैल्यू ऑफ x वो हम कुछ केसेस के अंदर कहेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन, मींस द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म, द वैल्यू ऑफ क्या, ऐसी चीज वेरिएबल जो हमें ढूंढनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर है या नहीं है। तो उसकी एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन, उसके अंदर मैक्सिमम डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तो वो क्यूबिक या तो मोर देन 4 पावर डिग्री 4 डिग्री 5 हो जाएगा, और अगर नीचे हो जाएगा 1 तो वो लीनियर का आ जाएगा। क्लियर? हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के अंदर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके अंदर डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या रहेगी? 2। मतलब कि पॉलिनोमियल उसकी जो पावर है वो पावर की वैल्यू क्या रहेगी? 2। मैक्सिमम डिग्री कितनी रहेगी? 2। यानी कि ये हमारा ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। दूसरी एक बात जो फाउंडेशन लेवल में काम में आती है, एक्चुअल में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो नहीं है, अगर आप आगे जाओगे 11 12 साइंस लोगे तो उसके अंदर ये चीज कहीं ना कहीं काम में आएगी। हमने एक चीज लीनियर के अंदर पढ़ी थी, याद कीजिए। लीनियर के अंदर हमने एक चीज पढ़ा था कि भाई अगर मेरे इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो डिपेंड्स ऑन दैट कंडीशन हमें उसके जो रेज है, उसकी जो लाइंस है, वो लाइंस वो या तो कोइंसिडेंट, सॉरी माफ कीजिए, कोऑर्डिनेट मिलती थी, या तो पैरेलल मिलती थी, या तो इंटरसेक्शन मिलती थी। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो मिलता है क्या? पैराबोला। क्या मिलता है? पैराबोला। सिर्फ ये जानकारी के लिए है, क्लियर, जो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है ये, कि अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास एक ये ग्राफ में यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर, जिसमें मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रेडी, और इस एक्सिस के ऊपर अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को लाना है तो वो जो ग्राफ होता है ना वो मुझे क्या मिलता है? पैराबोला मिलता है। क्या मिलता है? पैराबोला। वो पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है या पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है या ऊपर की साइड भी हो सकता है। क्लियर? इस बात का खास ध्यान रखना। रेडी? समझ में आई बात? क्लियर? और ये जो है वो एक्चुअल में एमसीक्यू में आ सकता है, वन वर्ड के अंदर आ सकता है कि जो पैराबोला होता है उसका, सॉरी लीनियर, माफ कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका ग्राफ मिलता कैसा है? पैराबोला
लीनियर कैसा, तो याद रखना कैसा मिलता है, पैराबोला। एंड डिपेंड्स ऑन कंडीशन, पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड। क्लियर, डिपेंड्स करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। समझ में आई बात, खास ध्यान दीजिएगा, बराबर। तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा। तो क्वाड्रेटिक के अंदर ये चीज जाननी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जाननी है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना, उस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, जैसे हमने लीनियर की बात की तो वहां पे सॉल्व करने के हमारे पास अलग अलग मेथड थी। एलिमिनेशन मेथड थी, उसके बाद एलिमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैमर्स मेथड थी। क्लियर, तो वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व करने की हमारे पास, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की हमारे पास मेथड होती है। वो मेथड में पहली मेथड जो है, यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप यही मेथड से सॉल्व करो, जैसे वहां पे था कि इस मेथड से सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पे आप किसी मेथड का यूज कर सकते हो। पर हाँ, आपको स्पेसिफिकली बताया गया कि सॉल्व बाय पर्टिकुलर दिस मेथड, तो आपको उसी से करना पड़ेगा और वो सम भी वही मेथड के रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला तो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो आप पढ़ के आए हो, नॉर्मल फैक्टराइजेशन। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मींस व्हाट, नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, सेकंड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद रखना खास, क्या है ये, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। रेडी, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम, इस चैप्टर के लिए सबसे काम की, जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी अगर आप किसी भी प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये मेथड यानी कि तीसरी मेथड जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, वो अगर आप यूज करते हो तो आसानी से वो क्या हो जाता है, सॉल्व आउट हो जाता है। क्लियर, वो एक्चुअली में उसके दो नेम है, एक जनरल मेथड, एक उसका नेम है जनरल मेथड, या अक्सर जनरल मेथड की जगह पे उसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। रेडी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। रेडी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड मींस व्हाट और जनरल मेथड मींस व्हाट, ये दोनों जो है वो एक्चुअल में इजाद की गई श्रीधर आचार्य नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसके थ्रू। ये याद रखना, ये भी एमसीक्यू में एक बार आ चुका है बोर्ड के अंदर कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड या तो जनरल मेथड किसने फाइंड आउट की थी, श्रीधर आचार्य। क्लियर, याद रखना। तो जनरल मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो है वो क्यों फाइंड आउट किया गया था, क्योंकि जब, समझना, जब नॉर्मल फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ, एक एग्जांपल देके आपको सिर्फ समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक चीज है कि भाई फॉर एग्जांपल नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करो तो आप लोग कर सकते हो आराम से। कैसे कि भाई जिसका मल्टीप्लाई 1 एडिशन 2 यानी 1 1 जा 1, x प्लस 1 दो फैक्टर निकल गए, बराबर। पर अगर यहाँ पे ऐसा होता, सपोज होता 3, तो क्या कर, जिसका मल्टीप्लाई 3 बट एडिशन 2, ऐसी तो कोई चीज ही पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है ना, सीधी बात है। मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 अकेला ही है। क्लियर, तो खुद के ही टेबल के अंदर आता है, प्राइम नंबर है 2, एडिशन तो पॉसिबल ही है कोई भी दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 3 हो। तो इस प्रकार के इक्वेशन को अगर मुझे फैक्टराइज करना हो, जिसका नॉर्मल फैक्टराइजेशन की मदद से या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो भी हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से भी अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त हम यूज करेंगे किसका, जनरल मेथड का या तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड का। क्लियर, खास ध्यान रखिएगा। ये तीन चीजों को मैं आपको सिर्फ इंट्रो कर रहा हूं चैप्टर का, हमें चैप्टर की एक्सरसाइज चालू कर देनी है और एक्सरसाइज के अंदर ये सारी बातें मैं आपको बताता ही जाऊंगा, लेकिन इनिशियली समझ लीजिए कि चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, बराबर। ये तीन मेथड, एक है हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड है जनरल मेथड या तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख के भी कभी कभी दे देते हैं कि सॉल्व बाय द जनरल फॉर्मूला। क्लियर, वो जनरल फॉर्मूला आप लोग सॉल्व आउट करोगे, वहां पे आपको डेल की साइन मिलेगी, भाई डी, किसी बुक में डेल की साइन दी हुई है, किसी बुक में डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वहां पे अल्फा बीटा यानी कि जो रूट की वैल्यू होगी, यानी कि जो x की वैल्यू होगी, x की जो दो वैल्यू मिलती है ना, आपको पता है ना ये चीज। तो क्वाड्रेटिक के अंदर एमसीक्यू के लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, लीनियर के अंदर जिसका पावर 1 होता है, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है, उसका एक ही जीरो मिलता है, यानी लीनियर का एक ही जीरो होता है। क्वाड्रेटिक के दो जीरो होते हैं, यानी कि दो वैल्यू मिलती है x की, क्यूबिक के तीन वैल्यू मिलती है। क्लियर ना, डिपेंड्स ऑन डिग्री, जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरो होते हैं, बराबर। तो उस प्रकार के इक्वेशन जिसको हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व आउट नहीं कर पाते, उसके लिए श्रीधर आचार्य ने एक फार्मूला दिया था जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं, बराबर। जब आएगी तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब तक ध्यान दीजिए उसको सॉल्व आउट करना कैसे। ठीक है, चलिए चैप्टर को अब चालू करते हैं। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमने ले ली,
चैप्टर को चालू कर देते हैं एक बार, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर के अंदर पहला जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1, रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ चेकआउट करना है हमें, सिर्फ क्या करना है, चेकआउट करना है। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 हमें सिर्फ चेकआउट करना है कि नीचे जो दिए गए हैं उसमें से जो इक्वेशन है वो क्या क्वाड्रेटिक है। मैंने आपको अभी कंडीशन बताई है कि कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कोई भी इक्वेशन वो क्या क्वाड्रेटिक कब हो सकता है, जब उसका पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो 2, यानी डिग्री क्या हो 2, तभी, वरना तो कोई हो नहीं सकता। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, x plus 1 होल स्क्वायर, x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x minus 3। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में तो है नहीं, तो पहले कैलकुलेशन करके नॉर्मल फॉर्म में ला दो इसको, रेडी। चलिए परफेक्ट स्क्वायर ट्रायनोमियल 9th के अंदर सीख गए, 10th में भी आ गया है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस 2 3 जा 6, डन, समझना। चलिए 2x तो कट हो गया, 6 को इस तरफ ले लीजिए, x स्क्वायर 6 इस तरफ आया प्लस 7, ठीक है। डिग्री कितनी है 2। यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो हमारा नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके डिपेंड, इसके जैसा तो आया नहीं, बीच में bx वाला यानी कि 1 पावर वाला टर्म तो है ही नहीं। तो एक्चुअल में 1 पावर वाला टर्म आप ना हो तो लगा भी सकते हो, कैसे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। एक्चुअल में इसका मतलब तो क्या है, 0 के साथ तो कोई भी नंबर, चाहे x की कोई भी वैल्यू है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पर आंसर तो 0 ही बनने वाला है, मतलब कि ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेडी। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, रेडी, ध्यान रखना खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी है, फंडामेंटल है, दिमाग में रखोगे, जितना ज्यादा आप ग्रास्प करोगे उतना दिमाग खुद का लगाओ तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए x स्क्वायर माइनस 2x, सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इन ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट 3 माइनस x, 3 माइनस x। चलिए यहाँ पे भी नॉर्मल टर्म नहीं है तो पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में ला देते हैं। फर्स्ट टर्म में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि कुछ हो नहीं सकता, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x, क्लियर, समझना, माइनस माइनस प्लस 2x इस तरफ ले लो दोनों को, यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x इस तरफ आएगा ना, हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 6 इस तरफ आएगा प्लस 6, सामने हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा सामने 0, आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, देख लीजिए है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में, जैसे ये था वैसे ही ये भी है, रेडी। तो यहाँ पे भी हम आंसर क्या लिखेंगे, यस, ये भी क्या है, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 सेकंड ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 x प्लस 3, x माइनस 1 सॉरी एंड x प्लस 3, रेडी। चलिए सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म में ला देते हैं, आप लोग सीखे हुए ही हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला 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 दूसरा पहला पहला दूसरा पहला दूसरा दूसरा, क्लियर। चलिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x वन जा x माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस प्लस माइनस 2, सेम सामने हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x प्लस माइनस माइनस 3, रेडी। चलिए x स्क्वायर क्या हो गया, कट, सामने सामने, रेडी। समझना, x माइनस 2x क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस x और माइनस 2, सामने देखिए 3x माइनस x क्या बचेगा 2x एंड माइनस 3, इस तरफ ले लीजिए दोनों को या इसको इस तरफ जाने दीजिए, जैसा करना है। चलो इसको भेज दीजिए क्योंकि एक तरफ हमें पॉजिटिव टर्म रखना है, इसलिए 0 इज इक्वल टू सामने 2x माइनस x उस तरफ गया प्लस हो गया, मतलब 3x माइनस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1, यानी कि 3x माइनस 1 आया क्वाड्रेटिक फॉर्म, नहीं आया, डिग्री 2 आई, दिख ही नहीं रही है कि भाई इसकी डिग्री 2 है, क्लियर। ऐसा तो हमें कहीं पे पावर इसका जो है वो कहीं पे 2 दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे कि भाई इसका पावर अगर यहाँ पे 2 नहीं है
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। सिंपल, समझ में आई बात? क्लियर? ध्यान रखेगा खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x minus 3 2x plus 1, x minus 3 2x plus 1 is equal to x in bracket x plus 5, x in bracket x plus 5। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली जो करना है वो पहला इसके साथ नॉर्मल, और उसके बाद सेकंड के अंदर ये दोनों के साथ हो जाएगा। रेडी? चलिए x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस x वन जा x माइनस 3 टू जा 6x माइनस 3, 3 वन जा 3। क्लियर? x इंटू x, x स्क्वायर प्लस 5x। डन? चलिए एक एक x स्क्वायर कट हो गया। ये या नॉर्मल समझे तो x स्क्वायर को इस तरफ ले लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाए। एक एक स्क्वायर इस तरफ आया, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। 5x इस तरफ आया, माइनस हो गया। समझना, x माइनस 5x सॉरी माइनस 6x, आंसर माइनस 5x, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x, माइनस 3 तो पहले से ही था, यानी कि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म है। यस, देन इसका आंसर भी क्या लिखेंगे? यस, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर, 2x minus 1 in bracket x minus 3, 2x minus 1 in bracket x minus 3 is equal to x plus 5, x plus 5 and x minus 1। चलिए नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे जो हो रहा है। रेडी? चलिए 2x into x क्या हो जाएगा? समझना, 2x into x, 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x माइनस 1 into x 1x माइनस माइनस प्लस 3। चलिए x into x, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 वन जा 5। चलिए सबको इस तरफ ले लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन करके लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर। यहां पे देखिए माइनस 6x माइनस x यानी माइनस 7x, यहां पे 4x। समझना, क्योंकि 5 माइनस 1 सीधा दिख रहा है। तो माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x, इस तरफ आएगा माइनस 4x, इस तरफ हो जाएगा ना माइनस 4, यानी कि माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x। क्लियर? 5 इस तरफ आया, प्लस हो गया, 3 तो था ही, यानी बन गया 8। तो ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। दिख ही रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, उसके बाद 6th नंबर, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर। क्लियर? अब जो बच्चे हैं उनको देखते पता चल जाता है, इतना सारा पढ़ने के बाद जो अच्छी तरीके से जो समझने लगे उनको पता चल ही जाएगा भाई ये पावर परफेक्ट स्क्वायर है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर सामने सामने कट हो जाएगा। अगर x स्क्वायर ही उड़ जाएगा, x स्क्वायर यानी कि 2 डिग्री वाला टर्म ही उड़ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ से सीधा ही पता चल जाता है। क्लियर? तो ये जो है वो खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, खुद से ट्राई कीजिएगा कि आंसर भी आपको मैंने बता ही दिया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर और सामने ये x स्क्वायर बनेगा तो उड़ जाएगा, मतलब कि हमारे पास कोई पावर 2 वाला टर्म बचेगा ही नहीं। अगर नहीं बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहा जाएगा। रेडी? चलिए उसके बाद ये खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है? इसका जैसे ही आंसर आता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सर आंसर आ गया है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर नो है फिर भी। क्लियर? ध्यान दीजिए खास। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद का टर्म 2x माइनस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, यानी x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x प्लस 2 टू जा 4। रेडी ना? a प्लस b होल स्क्वायर 9th में आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे तो नॉर्मल सिर्फ 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x का क्यूब माइनस 1, खत्म बात। यही सब बदल जाता है, क्यूब वाला टर्म आ गया। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन क्या है, ना तो पावर 2 से कम होना चाहिए ना तो पावर 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका पावर 2 से कम या ज्यादा होता है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं। क्लियर? यानी कि चलो इसको सबको उस तरफ भेज दो, क्योंकि ये जो है बड़े पावर वाला टर्म उसको आगे रखना है। 2x क्यूब इस तरफ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरफ जाएगा माइनस 4x, इस तरफ जाएगा माइनस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 5, सामने 0। फिर इस तरफ 0 वहां लिखो वहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है वो क्यूबिक इक्वेशन आया। अगर क्यूबिक इक्वेशन आया तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, सीधा नो। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक में तो क्वाड्रेटिक बनता ही नहीं है। चलिए आखिरी टर्म, आखिरी सम यहाँ पे कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आखिरी सम है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब। चलिए क्यूबिक वाला फॉर्म है लेकिन सामने भी एक क्यूब है, तो क्यूब क्यूब उसका कट होने के चांसेस है और स्क्वायर आने के भी चांसेस है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। चलिए पहले तो यहाँ पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज। चलिए फॉर्मूला याद कीजिए, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए वो फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिलहाल मैं लिख रहा हूं उसके बाद करूंगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। रेडी? समझिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्म लिया है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सिंपल। चलिए कैलकुलेट करते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 8। चलिए इसको कैलकुलेट करो, 2 3 जा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 6x स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स प्लस 12x। देखिए क्यूब कट गया सामने सामने क्यूब, यानी कि क्यूब हट गया, मतलब कि अब क्वाड्रेटिक होने के चांस ज्यादा है क्योंकि पावर मैक्सिमम 2 आपको दिख रही है। क्लियर? चलिए सबको इस तरफ ले लेते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड से, सो लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं। माइनस 4x स्क्वायर इस तरफ आएगा 6x प्लस हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। नाउ माइनस x ये इस तरफ आएगा माइनस 12x हो जाएगा, मतलब बनेगा माइनस 13x। ये 1 था, ये माइनस 8 इस तरफ आएगा प्लस 8 हो जाएगा, बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। यानी देखिए परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर माइनस bx, आप बीच में प्लस लिखो तो माइनस को यहाँ रहने दो, प्लस इन ब्रैकेट माइनस 13x प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में आ गया। यानी कि ये जो है ये भी क्या है, हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? ध्यान रखेगा अच्छी तरीके से, ये जो चीजें है वो आपको सिखा रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो उस होने की कंडीशन क्या है, कौन सी कंडीशन पे ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, कौन सी कंडीशन पे वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। क्लियर? और कैलकुलेशन के अंदर देखिए बहुत सारे फॉर्मूलाज के यूज है, तो फॉर्मूलाज खास दिमाग में रखेगा पॉलिनोमियल्स के। क्लियर? खास करके फैक्टर के, वरना इनमें कुछ पता नहीं चलेगा आगे जाके। ये तो बहुत इजी टर्म है, आगे हमने बहुत हार्ड टर्म पढ़ने। क्लियर? नेक्स्ट टर्म चालू करेंगे, फटाफट से लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको लिख दीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए वर्ड प्रॉब्लम बताया गया है। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि लीनियर का और क्वाड्रेटिक के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है। लीनियर के जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए गए होते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर 2 स्टेटमेंट होते हैं। क्लियर? यहां पे भी सेम पोजीशन होगी, यहां पे भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। क्लियर? लेकिन वहां पे वो 2 स्टेटमेंट के बाद हमें कुछ कहा जा रहा था। सपोज हमने सम पढ़ा था कि भाई एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन वाला, तो आखिर में ऐसा पूछा गया था फाइंड द करंट एज एंड करंट एज ऑफ फादर एंड करंट एज ऑफ सन।
यानी कि हमें वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो यहाँ पे भी सेम पोजीशन है, क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे, लेकिन वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहां पे हमने पहले स्टेटमेंट में से पहला इक्वेशन बनाया था और दूसरे स्टेटमेंट में से दूसरा इक्वेशन बनाया था। क्लियर? क्वाड्रेटिक के अंदर ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक के अंदर पहला इक्वेशन तो अज्यूम करने में चला जाता है, अज्यूम करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे वहां किया था, लेकिन वहां पे अज्यूम क्या करते थे, जो हमको ढूंढना होता था, एज ऑफ फादर, एज ऑफ सन, क्लियर ना, वो सारी बात। यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या है, एक चीज कि भाई जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो स्टेटमेंट तो एज्यूम करने में चला जाता है और दूसरे स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनता है और वो इक्वेशन एक ही होता है। वहां पे तो हमें सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होते थे ना, यहाँ एक ही होता है। क्योंकि एक ही क्यों, एक क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, रब कर दिया, मैं लिख देता हूं वापस, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax² + bx + c = 0, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एक ही है और इसको तो हम बाय फैक्टराइजेशन आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? जो मैंने अलग अलग 3 मेथड बताई थी उनमें से फैक्टराइजेशन मेथड इजी रहेगी। क्लियर? हमारी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमें उसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया, यानी कि मेथड हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे हम इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप एज्यूम कैसे करोगे, क्योंकि इसका जो एजम्पशन है ना, एज्यूम करने की जो मेथड है वो बहुत हार्ड रहती है बच्चों के लिए। उसकी एक अलग से मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, वो ट्रिक आप लोग दिमाग में रख लो। आसानी से कोई भी लीनियर क्वाड्रेटिक का सम होगा आप उसको एज्यूम कर पाओगे और उसके अंदर से आप स्टेटमेंट के ऊपर से आप इक्वेशन भी बना पाओगे। क्लियर? कैसे, समझो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The area of rectangular plot is 528 meter square. This is the first statement. Done. Second one, the length of plot is one more than twice its breadth. Clear? Second statement, मैंने कहा था दो स्टेटमेंट दिए गए। We need to find the length and breadth of the plot. तीसरा मैंने कहा था आपको ढूंढने के लिए भी कुछ कहा जाएगा, बराबर? तो क्वेश्चन के ऊपर से आपको उतना तो पता चल गया कि भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का रिलेशन है, लेकिन इंडिविजुअल लेंथ और ब्रेड्थ क्या है वो पता नहीं है। यहाँ पे जो एज्यूम करते हैं ना, बस वो चीज दिमाग में रखना, जो एज्यूम करते हैं ना वही बात मेन रहती है, बाकी इक्वेशन तो सब बच्चे सॉल्व करते थे। रेडी? पहले स्टेटमेंट में से इक्वेशन का एजम्पशन निकलता है, कैसे? जैसे कि बताया गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। दिमाग में रखो, एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। और दूसरा स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इज ब्रेड्थ। लेंथ जो है ब्रेड्थ से ट्वाइस यानी कि 2 गुना बताई गई है, बराबर? तो आप या भी किसी बच्चों में दिमाग में ऐसा आएगा कि सर हम दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर से एज्यूम करें और पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम इक्वेशन बनाएं, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बराबर? डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। आप और आपकी जो जितनी भी आप जिस तरीके से उसको लिख सकते हो, आपको कितना इजीनेस रहता है, आपको कितना इजीली आप उसको लिख सकते हो, बस वही मैटर करता है, बराबर? तो पहला स्टेटमेंट, जैसे कि मैं पहले स्टेटमेंट से बनाता हूं, ये चीज दूसरे स्टेटमेंट से भी बनती है, पहले से बनाकर आपको बताता हूं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले तो एज्यूम करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि भाई एग्जांपल नंबर 1, माफ कीजिए 2 का फर्स्ट क्या एज्यूम करेंगे? सपोज द length of rectangular plot is x मीटर, क्योंकि इन मीटर क्वेश्चन में बताया गया है। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर एंड breadth of rectangular plot is y मीटर। ब्रेड्थ जो है उसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? y मीटर है। अब आपके दिमाग में ये बात आई, मैंने y क्यों लिखा? हम एज्यूम तो xy करते थे। एक बात बस ये जो है ना, वही आपको मुझे assumption में सिखाना है कि वहां पे हम एज्यूम करते थे x एंड y, यहां पे एज्यूम नहीं कर पाएंगे x एंड y, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर वेरिएबल तो एक ही होना चाहिए। मतलब कि जो दूसरी चीज उसको भी आप x के ही फॉर्म में एज्यूम करोगे। क्या करोगे? आप उसको x के ही फॉर्म में एज्यूम करोगे। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा x के फॉर्म में? तो एक उसकी छोटी सी ट्रिक है, थोड़ा साइड में आ जाने का, ब्लैक में काम करने का। क्लियर? ब्लैक में ऐसे काले काम नहीं करने, पर ब्लैक में वर्क करने का। क्या कि भाई y है, हाँ ले लिया, फिलहाल हम y लेते हैं। तो एरिया के हिसाब से, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528, है कि नहीं?
इस x को सामने डिवाइड में जाने दो तो क्या हो जाएगा 528 डिवाइड बाय x, यानी कि हम y नहीं ले सकते, y नहीं ले सकते, पर y की जगह पे x वाला फॉर्म तो ले सकते हैं ना, 528 बाय x मीटर। हो गया एजम्पशन। सिंपल है, कितना सिंपल है, बस थोड़ा साइड में जाके वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? क्या लेना तो y ही है, भले मना किया है, लेना तो y ही है, लेकिन लिखना y नहीं है। याद रखिए, लिखना नहीं है y, उसको x के वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, लिख दो, यानी अब हमारी लेंथ और ब्रेड्थ हमें मिल गई कि नहीं? सिंपल। ये चीज मैं आपको दूसरी तरीके से भी करके बता सकता हूं, जो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो भी, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर करके बताता हूं। दूसरा स्टेटमेंट, मानिए कि मैंने दूसरे स्टेटमेंट में एज्यूम किया, ये मैंने एज्यूम नहीं किया, इस तरीके से भी एज्यूम होता है, आप दूसरे स्टेटमेंट से भी कर सकते हो। आप दूसरी स्टेटमेंट की जगह पे ऐसे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि अब ये चीज मैंने एज्यूम नहीं की है, समझना अच्छी तरीके से समझना, आपको प्रैक्टिस हो इसलिए करवा रहा हूं। चलिए लेंथ हमने x एज्यूम कर ली, अब मुझे एज्यूम करना है दूसरे स्टेटमेंट से और मुझे इक्वेशन बनाना है पहले स्टेटमेंट से, तो भी हो जाएगा। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। लेंथ को x ले लेते हैं, इसको फिलहाल के लिए y लेते हैं, लेना नहीं है पर फिलहाल के लिए लेते हैं y। तो लीनियर के हिसाब से मैंने आपको सिखाया हुआ था, लीनियर के अंदर सामने सामने लिख दो दोनों को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें चेंज करो। क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ प्लॉट मींस x, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, यानी कि ये लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के दो गुना से एक ज्यादा है। इक्वल करना हो, सब कुछ सामने करना पड़ेगा, सिखाया मैंने लीनियर में। अब क्या होगा, इस 1 को यहां पे ले लो, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, 2 को डिवाइड में ले लो, यानी x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y। y नहीं ले सकते पर ये तो ले सकते हैं ना, तो यहां पे हमारा जो ब्रेड्थ है वो कितना आ गया, x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मीटर। तो ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, ये कैलकुलेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, ध्यान रखना। क्या ये दूसरी बात मैंने कहा वैसे कि आप इक्वेशन दूसरा स्टेटमेंट ले लो चाहे पहला ले लो, किसी के ऊपर से अजम्पशन हो सकता है। क्लियर? वो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन रहता है, आप कितना इजीली कर पाते हो। रेडी? तो x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 वो जो है वो हम लिख पाते हैं, y नहीं लिख पाते, इसलिए मैंने उसका वो वाला टर्म लिखा। अब इसी की मदद से हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, चलिए इक्वेशन बना सकते हैं इसी की मदद से। क्लियर? ध्यान रखिएगा खास। क्या है दूसरा, अब जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो पहला बन जाएगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला तो वही है ना हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कितना एरिया दिया हुआ है 528, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x, ब्रेड्थ कितनी है हमारी x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है, x स्क्वायर माइनस x होल डिवाइड बाई 2, सामने 528 वो तो था ही। रेडी? 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, 528 का सीधा डबल 1056, x स्क्वायर माइनस x उस तरफ ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व नहीं करना है फिलहाल, सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म। कितना इजी है देखो, पहले लगता बहुत हार्ड है लेकिन ट्रिक से समझो। एज्यूम कैसे करोगे, एज्यूम करने के बाद अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इक्वेशन कैसे बनाओगे। क्लियर? ज्यादातर जो है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ज्यादातर क्वाड्रेटिक के सम के अंदर प्रोडक्ट नाम का वर्ड यूज किया गया होगा। प्रोडक्ट क्या यूज किया गया होगा, प्रोडक्ट नाम का वर्ड यूज किया गया होगा जनरली, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसकी प्रोडक्ट ये है, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, बराबर, ध्यान रखा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा खास, क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर वो पता होना चाहिए कि भाई कॉन्सेक्यूटिव नंबर है क्या। कॉन्सेक्यूटिव नंबर मींस व्हाट, एक के बाद एक आने वाला नंबर, लाइक 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5, ये सब कॉन्सेक्यूटिव नंबर। क्लियर?
पर कौन सा कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो तो मुझे बताया नहीं गया, तो मैं एज्यूम करूंगा कि भाई सपोज दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव के बारे में, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बात करनी है, तो वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के में से किसी एक को मैं पहले एज्यूम करता हूं। सपोज फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा है, x। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा आपको खुद से दिमाग लगाना है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर में मैंने कहा कि एक के बाद एक आने वाला नंबर कॉन्जिक्यूटिव होता है, यानी कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो ये है क्या, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, x हो, आगे जाके x हो, कोई एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है, x + 1 तो उसका नेक्स्ट नंबर, तो इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x, देन नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा, x + 1, उसके बाद का कौन सा हो जाएगा, x + 1 + 1 यानी कि x + 2, उसके बाद x + 2 + 1 यानी x + 3, x + 4, x + 5 अगर हो तो ये सब कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे। हमें दो क्या ही मतलब है, रेडी, ध्यान रखना खास, समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ये एक स्टेटमेंट में दो दिया गया, एक ही स्टेटमेंट आपको सिर्फ छानना था, उसके अंदर से निकालना था, इन दोनों की प्रोडक्ट कही गई है, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x इन ब्रैकेट x + 1 कितना बताया गया है, x + 1 आपको बताया गया 306, कितना बताया गया है 306, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x * x x² + x = 306, डन। चलिए इसको हमारे नॉर्मल फॉर्म में ला देते हैं, इस तरफ लेके x स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी x² - 306 - x, चलिए ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कितना इजी है, बहुत, अगर आप खुद से सॉल्व करो, आप खुद से समझो कि भाई मुझे अगर सॉल्व करना है तो मुझे इक्वेशन के अंदर से ऐसी तो कौन सी चीज है जो मुझे एज्यूम करने के रूप में लेनी है, और कौन सी चीज है जो मुझे इक्वेशन बनाने के रूप में लेनी है, क्लियर। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, इस बात को ध्यान रखना खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर is 26 years older than him। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। अब एक चीज सी बात है, ये तो समझने वाली बात है, रोहन 1 साल का होगा तो उसकी मम्मी कितनी होगी, 27 साल की होगी, क्योंकि रोहन से उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है। रोहन 2 साल का होगा, उसकी मम्मी 28 साल की होगी। रोहन 1 साल का होगा, समझना जो बोल रहा हूं, रोहन है, रोहन की जो एज है उसके अंदर हम 26 ऐड करते जा रहे हैं, यानी रोहन की एज अगर x होगी, रोहन की एज अगर x होगी तो उसकी मम्मी की एज क्या होगी, x + 26 होगी कि नहीं, बस वही तो हमारा एजम्पशन हो गया, है ना इजी। चलिए क्या, द एज, सपोज द एज ऑफ रोहन इज x ईयर, पता नहीं कितने ईयर है, क्लियर, x ईयर, एंड एज ऑफ रोहन्स मदर is x + 26 years। सिंपल है कि नहीं, x + 26 years, इजी है, अगर आप खुद से करो तो आपको पता चल ही जाता है। चलिए नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 360। 3 साल बाद वाला स्टेटमेंट पहले तो लिख देते, आप लीनियर में सीख गए, पढ़ा दिया मैंने। अभी की एज 5 साल तो 10 साल बाद 15, 5 साल बाद 20, x साल बाद जो अमाउंट है, जो चीज नंबर है उसमें x ऐड कर दो, यानी अभी x है, 3 साल बाद x + 3, अभी x + 26 है, 3 साल बाद x + 26 + 3 यानी x + 29, और इन दोनों की एज की प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई कितना है, 360। स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट के हिसाब से अंदर ऐड करते जाओ इक्वेशन को, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नाउ x² + 29x + 3x + 87 हो जाएगा, 29 3 रेडी, इज इक्वल टू 360। x² + 29 + 3 32 + 87 तो 5, माइनस कर देते हैं 360 को,
यानी ये हो गया हमारा इक्वेशन। सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें कुछ हमें रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें एकदम आसानी से आप लोग इसको सॉल्व आउट कर सकते हो कि भाई x स्क्वायर 32x, इसका सब्ट्रैक्शन कर देना, एक नंबर आ जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म लाना है। सॉल्व आउट कैसे करना है वो तो हम अगली एक्सरसाइज में सीखने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप एजम्पशन करना सीखो, एज्यूम करना सीखो। एज्यूम करना अगर आपको आ जाएगा उसके बाद इक्वेशन बनाना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आखिरी सम करते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बताया गया है, द ट्रेन ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे सम हमने पढ़ लिए, क्लियर ना, t1 प्लस t2 लीनियर वाले लीनियर के अंदर आ गया। स्पीड वाले जो सम थे, डिस्टेंस वाला सम था, फिजिक्स का हमने फॉर्मूला वहां पे यूज किया था, क्लियर। इतना इजी है, आराम से आप लोग एज्यूम करोगे। यहाँ पे एजम्पशन पे ध्यान देना क्या है, ट्रेन ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले डेटा के अंदर मैंने बताया था, इस वाले ऐसे सम के अंदर सबसे पहले डेटा लिख देना है। डिस्टेंस बता दिया गया है कितना है, 480 किलोमीटर। कितना है, 480 किलोमीटर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दूसरे बताया गया ये चीज, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। पहले कितनी स्पीड थी वो तो बताई नहीं, इतना बताया कि भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम कर दी। तो पहले कितनी थी वो पता है, तो पहले एक्स एज्यूम कर लेते हैं। भाई सपोज इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, सपोज इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, क्लियर। एंड आफ्टर डिक्रीमेंट स्पीड ऑफ ट्रेन, कुछ नहीं किया है, जो वही लिख रहा हूं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस सिर्फ ये हमने एज्यूम किया है। सपोज द इनिशियल स्पीड x, देन डिक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। ये चीज तो आप करके ही आए हो, लीनियर में आपको पता चल ही जाएगा, क्लियर, डिक्रीमेंट। चलिए बताया गया उसके बाद, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टाइम टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ज्यादा टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं। मैंने आपको एक सीधी बात नॉर्मल सी बताई हुई थी, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपने स्पीड कम कर दी तो आप 10 घंटे की जगह पर 12 घंटे पे पहुंचोगे। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपने स्पीड बढ़ा दी तो 10 की जगह पे 8 घंटे पे पहुंच जाओगे। यानी कि जितनी स्पीड बढ़ाओगे, यदि स्पीड में इंक्रीमेंट करोगे उतना टाइम कम लगेगा, स्पीड में डिक्रीमेंट करोगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। वही फिनोमेना का यहाँ पे यूज करना है, क्लियर, बहुत इजी है। स्पीड इक्वल टू, आपको बताना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, क्लियर। ये आपको हर वक्त लिखना है, मैंने आपको बताया हुआ था 3rd लेसन में भी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस टाइम को सब्जेक्ट बना दीजिए ऑलवेज, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है ना। पहले को मैं t1 कहता हूँ, हर वक्त मैं t1 ही कहता हूँ। आपके 3rd लेक्चर के अंदर, 3rd सेशन के अंदर भी हमने यही चीज पढ़ी थी, 3rd लेसन में। डिस्टेंस कितना है, x, डिस्टेंस के बाद स्पीड नीचे चली जाएगी, सॉरी डिस्टेंस माफ कीजिए, कितना है 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है x, यानी ये हो गया पहला केस। आफ्टर डिक्रीमेंट वो हो गया हमारा दूसरा केस। मैं यहाँ पे दूसरा केस मेंशन कर देता हूं कि भाई t2 सेकंड, दूसरी बार कब, जब डिस्टेंस तो उतना ही था लेकिन स्पीड कम होके हो गई थी x माइनस 8। स्पीड क्या हो गई थी, कम होके x माइनस 8। अब स्टेटमेंट को समझो क्या है, पहले समझना बहुत इजी है, यहां दिखा देता हूं। पहले जो टाइम लग रहा था उसकी कंपैरिजन में दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे ज्यादा है। सीधी बात है, यहाँ 10 घंटे लग रहे थे, यहाँ 13 घंटे लगेंगे, क्योंकि 3 ज्यादा है तो 3 यहाँ ही ऐड करूंगा ना मैं। यहाँ 10 घंटे लग रहे थे तो यहाँ 10 घंटे की जगह कितना लगेंगे, अब 13 लगेंगे, क्योंकि सेकंड केस में हमें जो स्पीड है हमने वो क्या कर दी है, कम कर दी है। दोनों की वैल्यू वहां पे रख दो, बात खत्म। t2 को पहले तो इस तरफ ले लो, यानी t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 3। नाउ t1 कितना है 480 बाई x माइनस t2 कितना है 480 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। डन। एलसीएम क्या आ जाएगा, x इन ब्रैकेट x माइनस 8, रेडी, x इन ब्रैकेट x माइनस 8 मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे टर्म को, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं 480 इंटू x, 480x माइनस 480 इंटू 8, ये जो है ना वो टर्म माइनस रहेगा, ये दिमाग में रखना। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ये जल्दी में यहाँ पे माइनस या प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस का प्लस कर देते हो, फिर वो साइन जो उड़नी चाहिए वो उड़ती नहीं है। आपको एक चीज और यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको चेक करना हो, आप रॉन्ग हो या राइट हो, तो यहाँ पे भी चेक हो जाएगा कि आपने आगे कहीं पे गलती की है या नहीं की है, क्लियर।
चलिए 84 48 इंटू 384 और एक जीरो और आ जाएगा। चलिए डन, और साथ में ये मल्टीप्लाई कर दिया, देखिएगा क्या है 480x माइनस ये, अब ये वाला माइनस, ये तो पहला टर्म हो गया, माइनस दूसरा टर्म x इंटू ये 480x। अब एक बात ऑलवेज आपके दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए कि ये जो है ना x वाला टर्म वो इस टाइप के यानी कि T1 T2 वाले सम के अंदर ऑलवेज कट हो जाएगा, ऑलवेज। ये जो है ना 480x वो x वाला जो टर्म है जिसका पावर 1 है वो ऑलवेज कट हो ही जाएगा। ये हमारी ट्रिक है। अगर आपको पता चल जाता है कि ये उड़ गया, अगर तो आप सम राइट है आपका, आप कहीं पे गलती नहीं कर रहे हो, बराबर, इस बात का ध्यान रखना खास। और सामने इज इक्वल टू 3 तो है ही, ये हमने सिर्फ इसको सॉल्व आउट किया, तो ये 480 तो उड़ गया, देखिए माइनस है इसलिए, तो यहाँ पे दिखाता हूँ -3840 1 डिवाइड बाय, ये मल्टीपल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सामने कौन है 3, सामने मल्टीपल कर दो इसको, -3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ बच्चे को डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो, ये 3 से ये उड़ जाएगा सीधा, 3 1 जा 2 जा, एक बार दो बाजू में 2 124 8 क्लियर 4 कि 3 से अगर ये कट होना डायरेक्ट आप जानते हो, तो ये भी याद रखना कि ये कट होकर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है, वहां 1 तो बचेगा ही, यानी कि अगर आप कट भी करते हो तो 1, फिर यहाँ पे 3 से कट करोगे 1, उसके बाद 3 2 जा, दो बाजू में, उसके बाद 8 128 क्लियर। पर ऐसा दिमाग में रखना यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीपल कर दो, फिर कॉमन ले लेंगे आखिर में, वो तो बात अपने आप हो जाएगी, 3x स्क्वायर 24x प्लस 3840। चलिए क्या कॉमन आ जाएगा इसके अंदर से, कॉमन आ जाएगा क्या 3 कॉमन, यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, जो कॉमन लिया था वो सामने डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा 0, बताया हुआ है आपको। यानी ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरेट हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280। यानी कि इस तरीके से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं, इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट या दूसरे स्टेटमेंट में से हम एज्यूम करते हैं, और दूसरे स्टेटमेंट या पहले स्टेटमेंट में से हम किसी भी स्टेटमेंट में से हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। जनरली केसेस में पहला स्टेटमेंट जो होता है उससे एज्यूम करो, ये इजी रहेगा आपके लिए, और दूसरा जो केस है वो आप आसानी से क्या कर पाओगे, इक्वेशन में तब्दील कर पाओगे, क्लियर। अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा, क्लियर। और इस वीडियो को जिन बच्चों तक, जहां पे जिन बच्चों को मैथमेटिक्स के अंदर पता नहीं चल रहा है, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक में पता नहीं चल रहा है, मैंने एक्सरसाइज वाइज सब कुछ पढ़ाया हुआ है, क्लियर, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।